Good morning students, myself Astha Kaushik. Today our topic is electrostatic charges. प्लस 2 का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक, स्टैटिक मीन्स रेस्ट एंड चार्जेस मीन्स चार्जेस. इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस मीन्स इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एट रेस्ट. इस पूरी एक्सरसाइज में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे. व्हेन इलेक्ट्रिक चार्जेस किस में पड़े होते हैं? रेस्ट में पड़े होते हैं. सो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ इलेक्ट्रिक चार्जेस are at rest. So electric charges are at rest. It is a branch of physics that deals with electric charges are at rest. तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, what is charges? Charges actually होता क्या है? चार्जिंग की डेफिनेशन बनेगी the intrinsic property of any matter that exerts force. It means intrinsic का मतलब होता है जी अंदर की. मैटर का मतलब सभी ने पढ़ा हुआ है, मैटर तीन तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो मैटर की अंदर की प्रॉपर्टी होती है जो कि क्या एग्जर्ट करती है? फोर्स एग्जर्ट करे, उस कंसेप्ट का बोला जाता है चार्जेस. चार्जेस के बारे में अगर बात करें तो दो तरह की बॉडीज होती हैं. अगर मैं मान लूं, एक ऐसी बॉडी जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है और एक ऐसी बॉडी जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है. सभी ने पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं. अब एक ऐसी बॉडी जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है, मतलब उसमें से नेगेटिव चार्ज खत्म हो रहा है, तो दैट मीन्स बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. और एक ऐसी बॉडी जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही है, नेगेटिव चार्ज अपने अंदर ले रही है, इसमें इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. तो बेसिकली दो तरह की बॉडीज होती हैं. एक ऐसी बॉडी जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है और एक ऐसी बॉडी जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है. साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करा. उन्होंने दो रॉड ली, एक ग्लास की रॉड ली और एक इबोनाइट का रॉड. आप सबको पहले बता दूं मैं आप कि छोटे बच्चे एक एक्सपेरिमेंट करते होते थे कि वो एक स्केल को अपनी सिर के ऊपर रब करते थे, तो फिर बाद में बीट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करते थे, तो बीट्स ऑफ पेपर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे स्केल की तरफ. क्यों? क्योंकि स्केल क्या हो जाता है उस टाइम? चार्ज हो जाता है. तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी दो बॉडीज को रब करा जाता है तो वो बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो जाता है? चार्ज. तो उन्होंने भी ऐसा कुछ करा कि ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करा. जब सिल्क के साथ उन्होंने रब करा तो देखा ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया. दूसरा उन्होंने इबोनाइट रॉड ली. इबोनाइट रॉड को उन्होंने फर के साथ रब करा. जब इबोनाइट रॉड को फर के साथ रब करा तो देखा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया. तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि जो चार्जेस होते हैं कितनी तरह के होते हैं? चार्जेस बेसिकली दो तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज, सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन भी बोला जाता है और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है. दोनों चार्ज सेम वैल्यू का होता है. कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम. अगर आपने पॉजिटिव चार्ज लेना है तो आप लोगे वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और अगर आपने नेगेटिव चार्ज लेना है तो बस इसके आगे एक माइनस का साइन यूज कर लोगे, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. और एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर ये दोनों ही तरह के चार्ज डेवलप हों और इक्वल अमाउंट में डेवलप हो. मान लो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर 3
नेगेटिव चार्ज भी है 3, उस टाइम पे बॉडी पे कितना चार्ज हुआ? हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल आउट हो जाता है, तो बॉडी पे कितना चार्ज हुआ? 0 चार्ज। 0 चार्ज को हमेशा क्या बोला जाता है? न्यूट्रल चार्ज। और एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, उस बॉडी को नाम दिया जाता है न्यूट्रल बॉडी। तो अभी तक हमने क्या कंसेप्ट समझा कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर दोनों चार्जेस इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हो, उस बॉडी को क्या बोला जाता है? न्यूट्रल बॉडी। और चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? जो चार्ज की इन्वेंशन करी थी वो एक साइंटिस्ट कूलम ने करी थी, इसलिए जो चार्ज की यूनिट बनती है दैट इज कूलम। इसे C से रिप्रेजेंट करा जाता है, बड़े C के साथ। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। नेक्स्ट है अपना टॉपिक कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड डाइइलेक्ट्रिक्स। तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स वो होते हैं, वो मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से करंट को पास कर देते हैं। द मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो दैट आर कंडक्टर्स। The materials in which electricity can flow. For example, copper, iron, cobalt, nickel, etc. Second होता है insulators. The material in which electricity cannot flow. जिनमें से करंट फ्लो नहीं करता वो होते हैं इंसुलेटर, जैसे रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा। एंड द थर्ड वन इज डाइइलेक्ट्रिक्स। डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? डाइइलेक्ट्रिक्स एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। बेसिकली डाइइलेक्ट्रिक्स इंसुलेटर्स होते हैं। दीज आर बेसिकली इंसुलेटर्स, but when placed in electric field, they conduct electricity. It means they are basically insulators, बट जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं? ये कंडक्टर्स की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तो डाइइलेक्ट्रिक्स के अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जांपल डिस्टिल्ड वाटर, ड्राई एयर एक्सेट्रा। इज इट क्लियर? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के कितने मेथड होते हैं? चार्जिंग के 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकेंड वन इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, एंड द थर्ड वन इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। वन बाय वन करके हम इन्हें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब द बॉडी गेट्स चार्ज ऑन रबिंग।
फ्रिक्शन का मतलब ही रबिंग होता है, तो बॉडी को चार्ज प्रोवाइड करना उसको रब करके। जैसे कि मैंने आपको पहले ही एक एग्जांपल बताई थी कि ग्लास रॉड को जब सिल्क के साथ रब करा जाता था तो चार्ज प्रोड्यूस होता था। तो वो किस मेथड के कारण उसमें चार्ज प्रोड्यूस हुआ? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जब दो बॉडीज को रब करा जाता है, रब करने से उनके अंदर जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वो किस मेथड से होता है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकेंड मेथड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। द body gets charged when it is in actual contact with other charged body। इसमें ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल कॉन्टैक्ट। जब एक कंडक्टिंग बॉडी किसी चार्ज बॉडी के साथ एक्चुअल कॉन्टैक्ट में आती है तो उसके ऊपर भी जब चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, वो कौन सा मेथड होता है? चार्जिंग बाय कंडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास यहाँ पे एक बॉडी है, एक कंडक्टिंग बॉडी है, और यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज बॉडी है और मैं इसको इसके कॉन्टैक्ट में लेके आऊँ, ये एक चार्ज बॉडी है और ये एक कंडक्टिंग बॉडी है। चार्ज बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जब ये इसके कांटेक्ट में आएगी तो ऑटोमेटिकली ये कंडक्टिंग बॉडी है इसके ऊपर भी क्या प्रोड्यूस हो जाए? चार्ज प्रोड्यूस हो जाए और सिमिलर चार्ज प्रोड्यूस हो जाए। जब अगर हम इसके पास पॉजिटिव चार्ज लेके जाएंगे इसके कांटेक्ट में तो इस कंडक्टिंग बॉडी पे भी कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर हम नेगेटिव लेके जाएंगे तो इस बॉडी के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब जब दो बॉडीज आपस में, एक कंडक्टिंग बॉडी एक चार्ज बॉडी के एक्चुअली कांटेक्ट में आती है, तो कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर जब चार्ज प्रोड्यूस हो जाए तो वो कौन सा मेथड होता है? चार्जिंग बाय कंडक्शन। एंड द थर्ड मेथड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस। Now we will discuss about charging by induction. इसमें क्या होता है? When a neutral body is placed near a charged body, then it also gets charged. जब एक न्यूट्रल बॉडी को एक चार्ज बॉडी के पास में रखा जाता है विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट, विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, यही डिफरेंस है कंडक्शन और इंडक्शन में। कंडक्शन में एक्चुअल कॉन्टैक्ट होना जरूरी था, इसमें विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट है। एक न्यूट्रल बॉडी को एक चार्ज बॉडी के पास में लेके आते हैं तो वो जो न्यूट्रल बॉडी है वो भी क्या हो जाती है? चार्ज प्रोड्यूस करने लग जाए बिना एक्चुअल कॉन्टैक्ट के। उस मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन और कंडक्शन में दो डिफरेंस है मेन। कंडक्शन में क्या होता था कि एक तो एक्चुअल कॉन्टैक्ट होता था, इसमें विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट है। और सेकंड डिफरेंस इज उसमें सिमिलर चार्ज प्रोड्यूस होता था बॉडी पे, इसमें हमेशा ऑपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक न्यूट्रल बॉडी ली, सभी को पता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था न्यूट्रल बॉडी कौन सी बॉडी होती है? जिसपे इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हो। सपोज मैंने एक न्यूट्रल बॉडी ली, इसके ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही इस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी के पास में रखा गया, ये जो न्यूट्रल बॉडी थी मेरे पास, इसके पास एक चार्ज बॉडी लेके आई, फॉर एग्जाम्पल इबोनॉइड रॉड लेके आए। आप सबको पता है इबोनॉइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे ही वो चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के पास आएगी तो जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इस तरफ इसके
पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इसके दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, इसलिए नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव आएगा। अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज लेके आती तो इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाता और उस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता। जैसे ही हम इस रॉड को इसके पास लेके गए तो पॉजिटिव चार्ज सारा इस तरफ आ गया, नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ गया। नाउ इस जो न्यूट्रल बॉडी है यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पे अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो अर्थ के अंदर चला जाता है। एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, हमेशा नेगेटिव चार्ज ही ट्रांसफर होता है, हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है सारा ट्रांसफर किस में हो जाएगा? अर्थ के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा और फाइनली कौन सा चार्ज बचेगा? पॉजिटिव चार्ज बचेगा और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमने यहाँ पे एक न्यूट्रल बॉडी ली थी और फाइनली उसका रिजल्ट एक चार्ज बॉडी में बना। तो एक न्यूट्रल बॉडी को हमने एक चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करा बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी नियर इट विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट। तो यही डिफरेंस है कि अगर हम नेगेटिव लेके जाएंगे तो इसके ऑपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होगा पॉजिटिव, और अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज इसके पास लेके जाती तो फाइनली रिजल्ट में नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। क्लियर? Our next topic is quantization of charge. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन अगर कहें तो एवरी चार्ज बॉडी हैज integral value of charge present on it। हर एक जो चार्ज बॉडी होती है उस पर हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में चार्ज प्रेजेंट होता है। इंटीग्रल मीन्स 1 2 3 4 एक्सेट्रा। तो हर एक बॉडी के ऊपर इंटीग्रल फॉर्म में चार्ज प्रेजेंट होएगा, डेसिमल फॉर्म में चार्ज कभी भी किसी बॉडी पे प्रेजेंट नहीं होता। तो इसकी एक इक्वेशन है Q is equal to plus minus NE। Q is charge on body, N is any integral number and E is charge on electron। You know very well कि electrons पे चार्ज कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। So हर एक बॉडी पे हमेशा है इंटीग्रल फॉर्म में चार्ज प्रेजेंट होता है। कैलकुलेट करना हो तो हम इस इक्वेशन के थ्रू इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल करवाना चाहूंगी। अगर सपोज आपको एक क्वेश्चन आ जाए, इज the charge 5.7 into 10⁻⁻18 coulomb possible। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या किसी बॉडी पे 5.7 into 10⁻⁻18 कूलम चार्ज पॉसिबल हो सकता है? तो उसे हम कैलकुलेट करेंगे बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के रूल से। हम सबको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE। ये अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, Q इज इक्वल टू NE। 5.7 into 10⁻⁻18 कूलम वो पूछ रहे हैं, ये चार्ज की वैल्यू है, हम यहाँ पे फिल कर देंगे। N इज इंटीग्रल नंबर जो कि हमने कैलकुलेट करना है, एज इट इज पड़ा रहेगा। E की वैल्यू हमें पता है फिक्स होती है 1.6 10⁻⁻19। यहाँ से N की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे।
5.7 10⁻18 अपॉन 1.6 10⁻19। इसे सॉल्व करने के बाद आपकी जो भी वैल्यू आएगी, अगर वो आपकी वैल्यू डेसिमल फॉर्म में आती है, अगर वो वैल्यू आपकी डेसिमल फॉर्म में आती है तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। अगर वो इंटीग्रल फॉर्म में आती है तो वैल्यू पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी वैल्यू 36 पॉइंट समथिंग कुछ आए, पॉइंट आ जाए बीच में, तो वो पॉसिबल नहीं होता। अगर एग्जैक्ट 36 या कुछ भी 1 2 3 4 इंटीग्रल फॉर्म में आए तो वो पॉसिबल होता है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको Q = NE, इन तीनों में से किसी भी दो चीज की वैल्यू दी होती है, तीसरी चीज आपने कैलकुलेट करनी होती है। हो सकता है आपको नंबर दिए हो, जैसे कि 20 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उस टाइम पे बॉडी पे कितना चार्ज है, तो आप 20 यहाँ पे फिल कर देना। E की वैल्यू आपको पता है, वहां से आपको चार्ज पता चल जाएगा। दिस न्यूमेरिकल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस, एग्जाम में आती हैं तो अच्छे से करना।